फोर्स फील्ड और वर्क डन बाय फोर्स फील्ड्स। फोर्स फील्ड के डेफिनेशन तो मैं आपको लिखवाता हूँ, लेकिन फोर्स फील्ड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। होते क्या है ये फोर्स फील्ड? सो फोर्स फील्ड इज डिफाइंड एज अ 3D स्पेस in which at all the coordinates there exists a well defined force which is going to act on you if at all you go at those points. ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। a 3D space within which at all points there exists a 3D space within which at all points there exists a well defined value of force which is position specific. What are the examples? Electric field, magnetic field and gravitational field most important. लेकिन हम फिलहाल इस चैप्टर में इमेजिनरी फील्ड्स को डील करेंगे। मन से कुछ भी लिख देंगे। 3 एग्जांपल्स अपन ने चिपका दिए, ठीक है ना। फोर्स फील्ड क्या होता है? 3D स्पेस विद इन विच एट ऑल पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट अ वेल डिफाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट ऑल द कोऑर्डिनेट्स विच इज पोजीशन स्पेसिफिक। पार्टिकल स्पेसिफिक नहीं होता है। पार्टिकल यहाँ जाए वहाँ जाए वहाँ जाए, जगह डिपेंडेंट फोर्स है। वहाँ जाओगे तो ये महसूस होगा, यहाँ जाओगे तो ये महसूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमारा उद्देश्य होगा वर्क डन निकालना, एक फोर्स फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालना अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो। अब इसमें पंगे क्या होते हैं ना, अगर सपोज एक 3D स्पेस है और उसमें एक फोर्स वेक्टर आपको दे देंगे जो कि किस पे डिपेंड करेगा? x, y, z भी हो सकता है। उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट आपको एक वेक्टर दे देंगे और इसका आपको वर्क डन निकालना होगा। आप x1, y1, z1 से जा रहे हैं, x2, y2, z2, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा कि वेयर वर यू इनिशियली एंड वेयर आर यू फाइनली। बस मुझे इतना बता दो, यहां से वहां जाने का वर्क डन मैं आपको बता दूंगा। कई बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। कई बार मैं आपसे कहूंगा कि कौन से रास्ते से गया है वो भी बता, क्योंकि जब फोर्स फील्ड जगह डिपेंडेंट होता है तो कौन कौन सी जगहों से आप गए हैं वो भी तो रोल प्ले करेंगे ना यार। क्या पता किसी सस्ती जगह से चला गया रास्ते से, ठीक है। तो ये वाली बातें भी अपन करेंगे। रास्ता डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट वर्क डन अगर आ रहा है तो वो फोर्स फील्ड कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन आ रहा है तो उन फोर्स फील्ड को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। ये सारी बातें हमको करनी है, ठीक है। फिलहाल मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये आपके घर की छत है और ये आपके घर के बाहर की सड़क है। तुम यहाँ खड़े थे, तुम यहाँ आ गए। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? पहली बार बात कर रहा हूं मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन मैंने कभी लिया ही नहीं आज तक। ये सारी बातें अपने को आज के लेक्चर में सीखनी है कि क्यों हमने ग्रेविटी का वर्क डन नहीं लिया। हमने अब तक सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ली है ग्रेविटी की, वर्क डन कभी नहीं लिया। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक आदमी छत से नीचे चला गया सड़क पे, तो ग्रेविटी एक डाउनवर्ड फोर्स है और आप गए भी डाउनवर्ड हो। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन यू? mg/h। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये आदमी ऊपर से सीधा कूद गया या ऐसी किसने फिसल पट्टी बनवाई है, इस पे रपटता हुआ चला गया नीचे, यहाँ पे लूट गया जाके जमीन पे। दोनों ही सूरतों में ग्रेविटी का वर्क डन सेम ही है। तो फिर आप सोचो ना यार, एक आदमी सीधा कूद गया, एक आदमी यहाँ से रपट के गया और पैदल चल के यहाँ आ गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन तो सेम ही है। दोनों ही सूरतों में ग्रेविटी का वर्क डन आपने क्या लिखा? mgh, क्योंकि रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करता। एक आदमी यहाँ कहता है मैं तो लिफ्ट में चढ़ गया साहब और लिफ्ट मुझे यहाँ नीचे ले आई, है ना, आराम आराम से धीरे धीरे से लिफ्ट में चढ़ के नीचे आ गया, तो भी ग्रेविटी का वर्क डन mgh है। सीढ़ी से आ गए तो भी mgh है। इसका तो कुछ तो खास बात है ग्रेविटेशनल फील्ड में। आप पोजीशन फर्स्ट से पोजीशन सेकंड पे किसी भी रास्ते से आ जाओ, स्लिप करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, पैदल चल के आ जाओ, कूद जाओ, लिफ्ट से आ जाओ, अगर आपका फाइनल पोजीशन सेम हो गया है, इनिशियल सेम था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये भी तो एक बात है जो सोचने समझने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल अपन एक फोर्स फील्ड आपके लिए लेके आए हैं, xy i प्लस x²/2 j। ये 2D फील्ड है। लेट्स डिसाइड टू मूव फ्रॉम 0,0 टू 1,1। हमारा इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है, फाइनल पोजीशन 1,1 है
वी नीड टू गो फ्रॉम हियर टू देयर। पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस व्हील। अब सवाल ये उठता है कि आपने रास्ता तो बताया नहीं, कौन से रास्ते से जाऊं। तो मेरे पास दो सूरतें हैं, या तो आंसर आएगा या मेरे से होगा ही नहीं, आंसर नहीं निकाल पाऊंगा मैं बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखते क्या होता है। वर्क डन निकालने का एक सिंपल तरीका आपको सबसे पहले बताया था। सिंपल भले आप मत बोलो, बट एक तरीका आपको मैंने ये लिख के दिया था फर्स्ट लेक्चर में, f.ds अर्थात इंटीग्रेशन xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2j कैप, और ये जो ds है इसको भी आप तोड़ दो डॉट लगा के, dx i कैप प्लस dy j कैप। dz k कैप क्यों नहीं लिख रहा मैं आगे, क्योंकि आपके फोर्स का z कॉम्पोनेंट है ही नहीं, जाना ही नहीं है z में, तो फिर जबरदस्ती में वो लिख के भी क्या होगा, इधर को मल्टीप्लाई करने वाला ही नहीं, उसका जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज दिस गाय हैज अ जीरो k कैप। डॉट कैसे लेते हैं हमको पता है, डॉट कैसे लेते हैं, i मल्टीप्लाई होता है i से, j मल्टीप्लाई होता है j से, तो मेरे पास आता है एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 dy, ये आता है मेरे पास। ठीक है, अब जो जानकारी मुझे दी हुई है उस बेसिस पे तो मुझे इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, मुझे सिर्फ यही तो दिया उसने, और वो कह रहा है आप तो इंटीग्रेट करके वर्क डन बताओ। तो यहां दो बातें हो सकती है, या तो ये इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता या मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे से नहीं हो रहा इसलिए नहीं वैलिड है क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूं। ठीक है, अब दिमाग चलाते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर पूछेंगे रास्ता बताओ यार, कौन से रास्ते जाना है। तो लेट से अपन अपने अज्यूम कर लेते हैं कि अपन सबसे अभी फिलहाल ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो हमने उससे पूछा आप तो रास्ता बताओ। ठीक है, तो वो कहता है बिना रास्ते की इक्वेशन के भी आंसर निकलेगा। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन की पढ़ाई सुधारनी चाहिए, या क्या करना चाहिए बताए। जब रास्ते पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो साला कोई भी रास्ता अज्यूम कर लो ना। जब सारे रास्तों से सेम आंसर आ रहा है तो आप सबसे बढ़िया रास्ता अज्यूम कर लो कोई एक। हमने कहा हमें ओरिजिन से 0,0 से जाना है 1,1, द बेस्टेस्ट, द अल्टीमेट बेस्ट, द मोस्ट बेस्ट, द बेस्टियाटिक, x इक्वल टू वाई, सीधा चले जाओ। इससे बढ़िया रास्ता तो आपको नहीं मिलेगा। कोई कहे नहीं सर लेट्स गो ठुमकते हुए, तो मैं आपसे कहूंगा आप ही जाओ। ठीक है ना, सिंपल रखो चीजों को। बट स्टिल एक और स्टूडेंट ने मेरे को राय दी कि लेट्स कीप द इक्वेशन एज अ पैराबोला। ये दो रास्ते में आपको इजी कैटेगरी में डालता हूं। पहले रास्ते की इक्वेशन आपकी क्या हो गई, y बराबर x, इट्स अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन में आपको पैराबोला दे रहा हूं जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइंड इट कि दोनों कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को? यस। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स 1,1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब आप इन दोनों रास्तों से सामने वाली सेम जगह पे पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले मैं रास्ता नंबर 1 चुनता हूं, पाथ नंबर 1, जिसमें y बराबर x है। तो क्या मुझे y और x को सेम लिख देना चाहिए, इसमें इस इंटीग्रेशन में सेम लिख देना चाहिए? तो मेरा इंटीग्रेशन निहायत ही लुलिया जाएगा। देखो यहाँ dx है तो ये y बुरा लग रहा है मुझे, तो इस y को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, x। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ y है dy, तो इस x स्क्वायर को क्या लिख दो, y स्क्वायर बाय 2 dy। अब आप इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लो भाई, याद करो डिफरेंशिएट करते थे अपन एक एक करके करते थे। सेपरेट द इंटीग्रेशंस एंड नाउ पुट लिमिट्स। लिमिट्स क्या है, x की लिमिट क्या है, दोनों की सेम ही है यार। तो ये भी 0 से 1 ही जा रहा है, ये भी 0 से 1 ही जा रहा है। एटलीस्ट मैं इंटीग्रेट तो कर पाऊंगा। अगर आपको नियम याद हो तो कई लोग कह रहे होंगे सर मैं तो इसको भी कर लेता, आपसे नहीं हो रहा होगा। कैसे हो जाएगा तेरे से भाई, जब वेरिएबल x बोला हुआ है तो इस y को कैसे सेट करेगा तू, है ना। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्यूब बाय 3 0 से 1। सेकंड की क्या आ रही है, वाई क्यूब बाय 6 0 से 1। वैल्यू बने तो आता है 1/3 प्लस 1/6, और 1/3 और 1/6 को जब आप ऐड करो तो थोड़ी टफ मैथ्स है लेकिन आंसर आ जाता है हाफ। आधे जूल का वर्क डन हो रहा है इस रास्ते से जाने पे, y इज इक्वल टू एक्स। एक काम करते हैं, दूसरा रास्ता चुनते हैं। क्या लगता है अगर सेम आ गया आंसर तो? इसका मतलब दो रास्तों से आपने सॉल्व करके देख लिया, आंसर सेम आ रहा है, मतलब तो जो क्वेश्चन सेट करने वाला बंदा जब शुरू में उसने अपने को इक्वेशन नहीं दी थी, इसका मतलब तो ये बिना उसके होने की बात थी। अगर अभी आंसर 1/3 आ गया टोटल, तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर तो बिना रास्ते के हो ही नहीं सकता।
मैंने जो दो रास्ते चुने हैं उन दोनों में अलग अलग आंसर आ गया, इसका मतलब तो ये पाथ डिपेंडेंट आंसर है। और अगर सेम आ गया तो एटलीस्ट आपको मन में एक अंदेशा होगा कि शायद रास्ते की इक्वेशन जाने बिना भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता होगा। मैं 11वीं क्लास का बच्चा हूँ, मुझे नहीं आता, ये दैट इज ओके, ठीक है। तो जरा ट्राई करें। अब आपको क्या लिखने का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ जरा क्या मदद कर सकते हो तुम मेरी वहाँ पे। सबसे पहले मैं y की जगह एक्स स्क्वायर भर देता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो मेरा क्या हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स। सेकेंड इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दो, तो y/2 dy। 0 से 1, 0 से 1, यहाँ क्या आ रहा है x4/4, यहाँ क्या आ रहा है y²/4, ये आ गया 1/4 + 1/4, आंसर आता है हाफ। इसका मतलब हमको शक हो रहा है कि रास्ते की इक्वेशन तो यार बिना ही आंसर आना चाहिए था। अब यहाँ पे आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आपको तो नंबर लाने हैं। सपोज किसी पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फील्ड फ्रॉम हियर टू हियर, और उसने आपको रास्ते की इक्वेशन दी ही नहीं है। इसका मतलब आपके मन में दो बातें आएंगी, या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एक केस और होता है, मेरे से नहीं आएगा, आंसर तो आना है तो मुझे आता ही नहीं ना। तो अब उस वाले केस को कैसे हटाओगे। चारों ऑप्शन देखना, क्या चारों ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अगर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड नहीं लिखा है, चार आंसर लिखे हैं, मतलब आंसर तो 100% आएगा। अब आपके पास क्या चॉइस है, कोई भी एक सिंपल सा पाथ चुन लो जो डेस्टिनेशन और ओरिजिन, मतलब जहां से आप आए हो और जहां जाना है उसको कनेक्ट करता हो। सबसे सुंदर पाथ होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, और उसको यूज करके आंसर निकाल दो और भर के आ जाओ। जब अगले ने पाथ दिया नहीं है, आंसर आना है, तो पाथ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस मेथड। अब अपन वो बात करते हैं कि आप तो सर इसको बिना रास्ते के करके दिखाओ, तो ठीक है, वो एक फिलहाल एक एक्टिविटी है अपने लिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन जितना अच्छा हमें आता होगा उतना ही अपन पकड़ पाएंगे। आज कोई 12वीं क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ चुका बच्चा होगा तो वो देख के कर देगा, फटाक देख कर देगा, तो इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम छोटे बच्चे हैं, इसमें से dx कॉमन लो, शायद तब कुछ नजर आए। dx कॉमन लिया तो dx तो गया, dx कॉमन लिया मैंने। आप देखो ये प्रोडक्ट रूल है, इस फर्स्ट पार्ट में x डिफरेंशिएट हुआ है और y का पार्ट डिफरेंशिएट, जो दूसरा पार्ट है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये कौन है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये d/dx है किसका, ये जो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, गोले की, वो dx को छोड़ो बाहर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो अंदर लिखा है ये कौन है, d/dx ऑफ x²/2 × y। चेक करके देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई x²/2 × y को डिफरेंशिएट करो, तो यू विल यूज प्रोडक्ट रूल, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y को ऐसे ही छोड़ दिया और x²/2 को करो, 2 आगे आ गया, 2x/2, तो ये 2 तो कट गया, प्लस इस बार x²/2 को कुछ मत करो और y को करो, तो क्या आएगा 1, लेकिन साथ में क्या दोगे, फाइन। अब चेक करो, यही चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो लिखी हुई है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत आप बिल्कुल इसके राणा बन जाओ, लेकिन एटलीस्ट जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। प्रोडक्ट रूल है ये। इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, dx और dx को काट दो, और क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ गोबर। याद करो इंटीग्रेशन dp क्या था, p, इंटीग्रेशन dw क्या था, w, इंटीग्रेशन dl क्या था, l, इंटीग्रेशन d ऑफ कचरा क्या होगा, कचरा, x²y/2। लिमिट क्या लगेगी, दोनों लोग आ गए अब तो 0,0 से 1,1। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x²y/2। लिमिट क्या है, 00 से 11। ये 1 डालो यहाँ, एक साथ डाल दो 1, सब पूरा हलवा, ये पूरा हलवा भर दो इसमें, तो क्या आएगा 1/2 माइनस पूरे में 0 भर दो, क्या आंसर आया। तो क्योंकि अपना आंसर हाफ बिना रास्ते की इक्वेशन के भी आ रहा है, इट मीन्स यहां पर जो वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
ऐसे फोर्स फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स। क्या खास बात होती है इनकी? वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। या एक और बात कह सकते हो, वर्क इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। मतलब घूम के वापस वहीं आ गए तो इनका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ये कैसे कह सकते हैं अपन? अगर आप ए से बी गए, यूं गए और फोर्स ने वर्क डन किया W, तो यूं जाओगे तो भी W करोगे ना, और अगर वापस आ जाओगे तो -W। अब आप देखो A से B गए और वापस आ गए, व्हाट इज द टोटल वर्क डन? W और -W का जोड़ कितना होता है? 0। सो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। दैट इज वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। रास्ते का इंडिपेंडेंट है ना, तो कहीं से भी चाह घूम के वापस वहीं आ जा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाता है? 0। क्या एग्जाम्पल इसका? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रेविटी। अगर कोई ब्लॉक यहां पर है, एक ब्लॉक ले लो, यहां पर है, वो नीचे गया यहां तक, फिर साइड में गया, फिर ऊपर आ गया, फिर इधर आ गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? यहां से यहां नीचे जाते वक्त ग्रेविटी का वर्क डन है mgh, क्योंकि फोर्स भी नीचे, जाना भी नीचे। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और इसमें द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड इज ऑलवेज 0। अब बात आती है कंजर्वेटिव। अच्छा, अगर अलग अलग आ रहा तो फिर नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव के बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे। एक आध एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है? आओ देखो, एक जनरल फोर्स फील्ड उठाते हैं ऐसे। फोर्स इज 3i कैप प्लस xj कैप। 3i कैप प्लस xj कैप। हमें जाना है ओरिजिन से, यहां जाना है a, ओरिजिन से हम जाएंगे a, एंड आवर पॉसिबल रास्ते जो हम चुनेंगे वो एक तो ये होगा, यूं जाएंगे और यूं जाएंगे। एक तो हम ये चुनेंगे, ये हमारा पाथ नंबर 1 है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम इधर जाएंगे पहले, फिर इधर चले जाएंगे, ठीक है? ऐसे जाएंगे। अब देखते हैं, लेट्स सी। तो वी नीड टू ब्रेक द पाथ इनटू 2 पीसेस बिकॉज दिस इज वन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। दे कैन नॉट क्लब्ड टुगेदर टू मेक अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ऐसा तो है नहीं। तो पहले अपन रास्ता नंबर 1 चुनते हैं, पाथ 1, जिसमें ये पहला टुकड़ा जो है जिसमें अपन आड़े गए। अब आप सोच के बताओ मुझे कि अगर आप आड़े गए तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ही वर्क करेगा आप पे? सिर्फ आई कैप, जे कैप तो करेगा नहीं। तो अब इसको भी अपन, ये जो फर्स्ट है ना, यूं गए इसका वर्क डन अलग लिखूंगा और यूं गए इसका वर्क डन अलग लिखूंगा। तो यूं गए तो इसका वर्क डन तो साहब हो गया 3 इंटू ए। फोर्स इज 3, आई कैप डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ए। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो एक साथ, वो तो कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए एक साथ एक शॉट में हो गए। अब दूसरे केस में अपन कैसे गए हैं? यूं। तो इसका W2 कैसे लिखें? इसमें कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? जे कैप। अब प्रॉब्लम यह है कि जे कैप का तो थोड़ा देखना पड़ेगा यार। वहां क्या लिखा है? x। कितनी अच्छी बात है कि पूरे रास्ते आपका x कोऑर्डिनेट फिक्स है। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन? a। तो इसका मतलब इस पूरे रास्ते आपका x कोऑर्डिनेट a ही रहेगा। तो इधर भी आसान हो गया मेरे तो मामला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस केस? इनफैक्ट इस लाइन की इक्वेशन ही यही है, x इक्वल टू a। इनफैक्ट इस लाइन की इक्वेशन ही यही है, x इक्वल टू a। तो व्हाट इज द वर्क डन? a इंटू a। तो आंसर क्या आया? a स्क्वायर। सो व्हाट इज माई टोटल वर्क डन दिस प्रोसेस? 3a प्लस a स्क्वायर। ये मेरा वर्क डन हो गया। दूसरा रास्ता चुनते हैं। इस बार आप कैसे जाएंगे? ऊपर। तो इस बार हम कलर्स भी वही चुनते हैं, यूं जाना है, यूं। अब मुझे इसका वर्क डन बताओ, क्या सोचते हो तुम? कौन सा कंपोनेंट ही वर्क डन करना चाहिए? सिर्फ जे कैप। और बड़ी अजीब सी बात है
कि जे कैप सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, और जब आप इस रास्ते जा रहे हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट आजकल जीरो ही होता है। तो व्हाट इज द वर्क डन W1, 0 into a, तो जीरो हो गया। एंड व्हाट इज द दूसरा रास्ता जो आप चुनने वाले हैं, ऐसा। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है भाई? इस दिशा में तो आई कैप ही रोल प्ले करेगा और आई कैप मेरा फिक्स है। तो शुड यू राइट द वर्क डन सेकंड पार्ट विल बी 3 into a। सो टोटल वर्क डन इस केस में कितना आया मेरे पास, 3 है। क्या ये और ये अलग है? बिल्कुल अलग है, इसमें क्या पूछने की बात है। अर्थात ये कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन रास्ते पे डिपेंड हो रहा है तो बात खत्म हो गई। सेम आ जाता तो मेरे को शक होता। देखो किसी इंसान में गलती निकालने के लिए एक ही गलती सही, एक ही गलती काफ़ी होती है। अगर वो एक गलती कर रहा है मतलब गलत है, सॉफ्टवेयर गलत है, एक एरर सॉफ्टवेयर इज फ्लॉफुल। और अगर वो 10 बार सही साबित हो गया तो भी आप ये नहीं कह सकते कि वो सही है। क्या पता 11वीं बार में गलती करने वाला हो। तो हाउ कैन यू जज द 100% एफिशिएंसी? एक गलती सॉफ्टवेयर फेल्स, 10 एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इट मे बी ओके, क्योंकि अभी मैंने गलती पकड़ी नहीं है। समझ गए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ हमेशा क्या एसोसिएट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब आप किसी ब्लॉक को जमीन से उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh, और यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0। अगर आप पोजीशन ए में इस ब्लॉक को छोड़ दोगे तो ये धड़ाम करके नीचे आके गिरेगा। अब आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि हम दो में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई, डिक्रीमेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पता कर लो। तो हम कहेंगे देखो यार mgh कम हो गया, तो कहां गया वो एनर्जी? ब्लॉक को मिल गया होगा। किसने दिया होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क करके। किसी सिस्टम की एनर्जी अगर कम होती है तो वर्क करके ही तो कम कर सकते हो। जेब में पड़ा हुआ पैसा कम कैसे हो गया? खर्चा करके ही तो कम होगा। बैठे बैठे थोड़ी कम हो गया। जेब में 8 डॉलर 200 रुपये डिलीट हो गए मेरी जेब से, ऐसा नहीं होता है। वो आपने फूके हैं कहीं ना कहीं। तो व्हेन यू स्पेंड द स्टोर्ड अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट फॉल्स। So when you do work, the stored amount of energy will decrease. So either you find out the decrement or you find out the expenses. कहाँ कितना कितना वर्क करके आया उसका हिसाब लिखा दे, या जो था और जो है का डिफरेंस लिखा दे। अब देखो, अगर सपोज आप अपने अकाउंट से 100 रुपीज निकालते हो और खर्च करते हो, अब देखो उसमें साइन का फर्क आएगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय यू ऑन द मार्केट? +100। लोगों पे पैसे फूंक रहे हो ना, 100 रुपए दुकानों पे जाके पैसे दे रहे हो सबको, तो यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द वर्ल्ड, बट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर अकाउंट विद अ माइनस साइन। माइनस का फर्क आएगा। ऐसे थोड़ी है बढ़िया सर फूंक भी रहे हो खाते में भी बढ़ रहा है अपने आप ही, ऐसे नहीं होता है। अगर आप फूंक रहे हो तो खाते में घटेगा, और अगर आप दुनिया को लूट रहे हो, यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन द वर्ल्ड, देन अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। आज आप किसी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओ तो ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो जब जब ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी, सोचो एक बार, इस ब्लॉक को उठा के ऊपर ले गया मैं, तो ग्रेविटी ने मेरे पे नेगेटिव वर्क किया ब्लॉक पे, तो नेगेटिव वर्क करके ग्रेविटी ब्लॉक से एनर्जी ले रही है, तो लेके क्या कर रही है? स्टोर कर रही है। फिर छोड़ दो उसको ऊपर ले जाके तो रिफंड कर देगी। तो क्या ये कहना उचित होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इनका रिश्ता ऐसा होता है, साइन का फर्क आता है। अब देखो ये ब्लॉक यहां से नीचे आ गया, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी गाइस? mgh, एंड व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? -mgh। सो हाउ डू आई इक्वेट देम? यू पुट एन एडिशनल माइनस साइन। ये माइनस साइन जो लगाया ना मैंने एक्स्ट्रा, ये वाला, ये ही इन दोनों को इक्वेट कराएगा। अदरवाइज तो साइन का तो हमेशा फर्क ही रहेगा। अगर एक ब्लॉक ऊपर से छोड़ दिया और नीचे गिर गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? याद करो पुरानी क्लास, पॉजिटिव वर्क डन होगा mgh, एंड व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? -mgh। तो हाउ कैन आई इक्वेट -mgh विद mgh? यू पुट एन वन एडिशनल साइन। ओके, जैसे आप पोजीशन ए से पोजीशन बी जा रहे हो, तो आप कैसे भी जाओ ना, कैसे भी जाओ, मैं तो पूछूंगा जब वो ए पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और बी पे कितनी थी, उसका डिफरेंस निकाल दूंगा, तो वो तो सेम ही आएगा ना यार। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे आप किस रास्ते से आए। इसीलिए जो हम पहले बात कर रहे थे ना, पाथ इंडिपेंडेंट, वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि फोर्स फील्ड किस तरह का था? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा अपने साथ क्या एसोसिएट करेगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, -Δu = W कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये CF नाम का टैग मैं हटाऊंगा नीचे से, या नहीं हटाऊँ तो भी चलो, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है बार बार। कैन वी राइट -Du = DW कंजर्वेटिव फोर्स।
छोटा छोटा कर दिया, डेल्टा को डी कर दिया, स्मॉल अमाउंट भी इक्वेटी होंगे, बड़े बड़े इक्वल हैं तो छोटे भी इक्वल हैं। इसको क्या लिख सकते हो, एफ डी एक्स, 1D की बात करें, एफ कंजर्वेटिव इंटू डी एक्स। फिर और क्या कह सकते हैं अपन, एफ कंजर्वेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड एज माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स। दैट इज द रिश्ता ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ फोर्स, करेस्पॉन्डिंग फोर्स। एग्जाम्पल देखो आप इसका, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एक्स, हाइट को एक्स ले रहा हूं। कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है किसी ने, और मुझे वो फोर्स निकालना है जो इस पोटेंशियल एनर्जी को कम या ज्यादा करता है, आप तो जानते हो ना उस फोर्स को, कौन है वो, एम जी, ग्रेविटी तो है अपना ग्रेविटी। लेकिन ये फॉर्मूला कह रहा है नो नो नो, अपना कुछ नहीं होता है। मैं बताता हूं आपको, कैन यू डिफरेंशिएट इट एंड पुट अ माइनस साइन, डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है, एम जी, और जेब से माइनस लगा दो तो क्या आता है, माइनस एम जी। यही आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी उसने आपको। वो कह रहा है भाईजान एम जी एक्स को बदलने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है वो माइनस एम जी है। माइनस क्या कह रहा है, डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन समेत बता रहा है। आपने तो एक्स ऊपर नापा है ना, व्हाट इज दिस माइनस मीनिंग, डाउनवर्ड्स बता रहा है आपको। और ले लो आप, आपकी स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगाओ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है, 2x, तो यू गेट टू राइट के एक्स। सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स विच इज माइनस के एक्स। अब आप सोचोगे फोर्स माइनस के एक्स कब था, फोर्स तो के एक्स ही था। ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल लेंथ पे बड़ी स्प्रिंग है। जब आप इसको खींच के आगे ले जाते हो, अज्यूमिंग ओरिजिन हियर, खींच के आगे ले जाओ, तो आर यू गोइंग ऑन द पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो स्प्रिंग कैसा फोर्स लगाती है, बैकवर्ड्स। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फोर्स बैकवर्ड्स है, और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्स फॉरवर्ड्स है। तो माइनस के एक्स ही होता है स्प्रिंग का फोर्स। के एक्स तो अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अगर आप एक स्प्रिंग को एक्स खींचते हो तो फोर्स किधर लगाती है वो, जिधर आप गए उसके विपरीत। तो ये माइनस उसी को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे में इमेजिनरी क्वेश्चन आ जाएंगे, चल बे छोड़ तो ग्रेविटी और स्प्रिंग छोड़, एक ऐसी अजीब सी सिस्टम है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है किसकी है फाइंड द फोर्स एट x इक्वल टू 2। इस पोटेंशियल एनर्जी पजेस करने वाले 3D फोर्स फील्ड की फोर्स की वैल्यू बताइए x इक्वल टू 2 पे। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस पहले लगा दो और डिफरेंशिएट ठोको। अब जो भी x को बोल रहा है यहां भर दो, तो F क्या आ रहा है, -5 न्यूटन। खत्म। अब आप बोलोगे ये कहां से आया, अरे उससे क्या मतलब है, इमेजिनरी है, किसी का हो या नहीं हो ये फोर्स फील्ड, उससे आपको क्या मतलब है। हाउ टू प्रोड्यूस दिस फील्ड इज सेपरेट स्टोरी, ठीक है ना। हमने अभी देखा कि F कंजर्वेटिव की वैल्यू आ रही है माइनस डी यू बाय डी एक्स। बस सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी का को डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगा दो तो फोर्स आ जाता है। तो ग्राफिकली भी तो इसका कुछ क्वेश्चन वगैरह बन पाता होगा। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, नेगेटिव ऑफ द स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x का ग्राफ। ux ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव है ये। मतलब अगर हमको u वर्सेस x का ग्राफ मिल जाए ऐसे, तो वी सिंपली नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट। कहीं भी पूछा हो तो वहां एक टेंजेंट बना दो। ये टेंजेंट चिपका दी, सिंपली ये थीटा निकाल लो। वी आर टॉकिंग एट सम कोऑर्डिनेट x नॉट, तो x इक्वल टू x नॉट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो tan थीटा होता है, और फॉर्मूला खुद कह रहा है माइनस लगाना पड़ेगा। अगर सपोज थीटा की वैल्यू 37 आ गई, सपोज आ गई, सपोज थीटा इज 37 डिग्रीज, तो एफ कितना होगा पता है, -3/4 न्यूटन। माइनस का मतलब माइनस आई कैप, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच है, एक्स एक्सिस, यू वर्सेस एक्स, मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट्स।
कौन से पार्टिकल का ग्राफ हो सकता है? कोई एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे चल रहा होगा। हम कहाँ बात कर रहे हैं? किसी भी x0 पे बात कर रहे हैं, पार्टिकल पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे किधर फोर्स लग रहा होगा? बैकवर्ड्स 3/4 न्यूटन। ये मीनिंग निकलता है उसका। ये ग्राफ किसके बीच बनाया आपने? भिन्न भिन्न x कोऑर्डिनेट्स पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लिख दिया आपने। कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस लेवल पे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही कहाँ हो रही है? अरे तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्या पता कोई फील्ड हो जो एक्स एक्सिस के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एनर्जी प्रोसेस करवाता हो। आप हर चीज को ग्रेविटी से मत लिंक करो कि सर सेम लेवल पे तो सेम ही रहेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे होगी? क्या पता कोई फोर्स फील्ड हो। जैसे ग्रेविटी में ऊपर जाते हो तो चेंज होती है ना, वो ग्रेविटी में होती है, कोई और होगा इमेजिनरी। तो किसी एक एक्सिस पे हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी अलग 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 है, जैसे कि इस ग्राफ को देखकर आपको लगता नहीं है कि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी ये ग्राफ को देखो ना, इज द ग्राफ कंटिन्यूअसली राइजिंग? सो इफ द ग्राफ इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, इट मीन्स दैट एज आई गो इन दिस डायरेक्शन द पोटेंशियल एनर्जी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. So what can be the value of the force at any position? You find out the slope and put a negative sign. Suppose ग्राफ ऐसा आ जाए, u वर्सेस x का ग्राफ ऐसा आ गया, तो और कुछ हो नहीं हो, एक लोकेशन ऐसी है जहां पे टेंजेंट कैसी पड़ रही है? चपटी. और चपटी टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्लोप जीरो. मैक्सिमा या मिनिमा वाले दो केसेस ऐसे बनते हैं ना. यहां खींचो, इन दोनों अलग अलग सिचुएशंस में, ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं. क्या यहां भी x इक्वल टू x नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है? तो स्लोप क्या आ रहा है इन दोनों केसेस में? सो f कंजर्वेटिव एट x बराबर x नॉट इज 0. एंड व्हाट इज f कंजर्वेटिव एट x इक्वल टू x नॉट? 0. मतलब आपके पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0. और अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है उसका क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम. इन दोनों ग्राफों को देख के मुझे लगता है तीन बातें लगती मुझे. पहली बात, पहले तो मैं इस ग्राफ को समझूं कि ये ग्राफ है क्या. ये ग्राफ कोई एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे चल सकता होगा, उसकी जगह जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती होगी उसकी प्लॉटिंग है. मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 8 है, लेट से 8, ये रहा आपका 8, तो इस दिशा में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और इधर भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. उधर जाता हूं तो भी बढ़ रही है, इधर जाता हूं तो भी बढ़ रही है. मतलब ये निम्न पोटेंशियल एनर्जी का कैरेक्टर है. ये कह रहा है हमारे यहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, सबसे रिलैक्स है, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है. अब मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या फोर्स लग रहा होगा वो बताइए. मतलब मैं यहां कहीं पूछना चाह रहा हूं आपसे 8 के आगे, तो तरीका क्या है फोर्स निकालने का? यू ड्रॉ अ टेंजेंट, यू फाइंड थीटा, यू फाइंड tan थीटा एंड पुट अ माइनस साइन. इट मींस एक बात तय है, इस हिस्से में स्लोप तो पॉजिटिव ही आएगा यार, तो माइनस लगाने के बाद तो फिर नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये बात कहना उचित होगा कि इस हिस्से में फोर्स इस दिशा में ही लगेगा. और इधर हिस्से में देखो, यहां अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो एंगल तो फावड़े जैसा आ रहा है. मतलब tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है. मतलब इस हिस्से में, कौन से हिस्से में? इधर वाले हिस्से में. इधर वाले हिस्से में स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे उतर रहा है, तो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव. मतलब अगर ये x इक्वल टू x नॉट कोऑर्डिनेट के राइट साइड देखता हूं तो फोर्सेस ऐसे लगेंगे, लेफ्ट साइड देखता हूं तो फोर्सेस ऐसे लगेंगे, और बीच में x नॉट पे ही देखता हूं तो फोर्स क्या है? 0. तो आप तो ये बात देखो कि अगर आपका ग्राफ राइजिंग है तो फोर्स नेगेटिव है, अगर आपका ग्राफ फॉलिंग है तो फोर्स पॉजिटिव है, और अगर आपका ग्राफ चपटाई हो गया तो फोर्स 0 है. इसी बात पे यहां बताओ फोर्स कैसा होगा? ग्राफ राइजिंग फोर्स नेगेटिव, ग्राफ फॉलिंग फोर्स पॉजिटिव. मतलब ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि अगर मैं x इक्वल टू x नॉट पे बात कर रहा हूं तो राइट साइड फर्स्ट डायग्राम में फोर्सेस ऐसे हैं और लेफ्ट साइड ऐसे हैं, और इसी के बनिस्पत बगल वाले का बनाऊं तो क्या है? तेरे ऐसे हैं और ऐसे हैं. आप तसल्ली से सोच के चेक करो. इस वाले साइड का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव है. नेगेटिव तो लगाया मैंने. इस वाले साइड का स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है. इसका स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव.
और इसका स्लोप पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव। देखो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो दोनों ही है, क्योंकि यहां तो फोर्स जीरो ही है। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको अनस्टेबल। क्यों बोलते होंगे ऐसा? अगर आपका पार्टिकल यहाँ इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उसको साइड में सरका दोगे तो वापिस आ जाएगा। इधर सरका दो, वापिस आ जाएगा। इसमें लो, इधर सरकाओ, पक जाएगा। इधर सरकाओ, इधर पक जाएगा। वापिस कहाँ है? कढ़ाई के अंदर अगर कोई कंचा पड़ा है नीचे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल का क्या मतलब होता है? इट ट्राइज टू रीअचीव। आप इसको उठा के यहाँ रख दो, ऐसे थोड़ी बाहर निकल गया, वापिस आता है। लेकिन यही किसी टकले के सर पे संतरा रख दो आप, अब आप बोलो ए टकल चंद यहाँ रख इसको, तो ये क्या वापिस मंगरी चढ़ जाएगा? इट विल फॉल। क्या आप मुझे अच्छे शब्दों में समझा सकते हो कि इस संतरे को यहाँ रखने से नीचे क्यों चला गया? नहीं, स्टेबल अनस्टेबल ये तो भारी शब्द है, देसी भाषा में समझाना है। आप कहोगे नीचे तो जाएगा, समझा थी आपने? ये भी होता है ना, और कहाँ जाएगा सर? ये भी एक एक्सप्लेनेशन होता है, कैसी बातें कर रहे होते हैं। ये नहीं, बेटर। नेचर का एक नियम है, एवरी सिस्टम हेड्स टुवर्ड्स लोअर पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। हर सिस्टम हमेशा घटती हुई पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ही जाता है। ये नेचर का लॉ है। अब आप इसको तोक के वहां ले गए तो ये ऊपर का है चला जाएगा, ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कहां से लाओगे पैसे? स्टोर्ड एनर्जी कैसे बढ़ाओगे? अरे अगर कोई कहीं बाहर से पैसे की सप्लाई नहीं है ना, तो खाता में पड़ा हुआ पैसा कम ही होता है। सर मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ, फिर भी अकाउंट में पैसे अपने आप ही बढ़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है क्या? जेब में पड़े हुए पैसे कम ही होते हैं, कभी बड़े जेब में बड़े बड़े बढ़ रहे हैं, वो तो खर्च ही होते हैं। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर बाहर से एनर्जी इनपुट्स नहीं है तो हमेशा कोशिश करेगी कि कम हो जाए। आपका जो जमा जमाया कमरा है उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? बिगड़ने की। ठीक है, बिगड़ने की, बिगड़ जाता है अपने आप ही। अभी केमिस्ट्री में आप एक टर्म पढ़ोगे, एंट्रोपी। जैसे कोई आदमी बाल बना के आया है, उसको बगाड़ दो, ऐसे बिगाड़ दो, बिल्कुल बिगाड़ दो। इससे बुरा उसके साथ अब क्या हो सकता है? भाई काट दोगे क्या चीज से, वो तो नहीं करोगे ना यार। मतलब तो एंट्रोपी हमेशा हायर रहने की टेंडेंसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम रहने की कोशिश करता है। कोई चीज ऊपर पड़ी तो अनस्टेबल है यार, गिर नहीं जाए यार, उसको नीचे रख दो, स्टेबल हो जाएगा। अब इससे नीचे तो कहाँ गिर जाएगी यार? जमीन तोड़ के तो नीचे चले नहीं जाएगी। कोई कांच का ऑब्जेक्ट लाया आप बढ़िया सुंदर सा, उसको आपने इस पट्टी पे रख दिया ऊपर लाके, अब आपको लगा यार फटी हुई है मेरी यार, ये गिर जाएगा यार, मुझे डर लग रहा है ये गिर जाएगा, इसको एक काम करो यहाँ कोने में रख दो, यहाँ साइड में यार, तो सेट हो जाएगा। ठीक है। कोई आदमी नई गाड़ी खरीद के लाया, तो नई गाड़ी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पता है कब होती है? जब वो घर के पार्किंग में खड़ी है। आप अगर उसको जोटवाड़ा चौराहे पे लेके निकल गए तो बत्ती लगी रहेगी आपकी, अब बड़ी तबड़ी, अब बड़ा कोई अड़ के चला गया, लोग तो ऐसे करके रोकते हैं कार को, मैं निकल रहा हूं, है ना। तो एंट्रोपी इज ऑलवेज हायर व्हेन अ कार इज डेंटेड फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। होली पे आप निकल गए सफेद कुर्ता पजामा पहन के, जब तक आपको सब लोग पोत नहीं देते ढंग से, बिल्कुल गंद पोत दिया तुम्हें, ठीक है, आपकी एंट्रोपी हाईएस्ट है। इससे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है? यू आर द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन, जमीन पे लौट गए आप, इससे बुरा आपके साथ अब क्या ही होगा? लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे आप पे रंग लगाने में, रहने दे यार तो वैसे डांबर में पुता हुआ है, इसके हाथ लगाने से तो मेरे हाथ ज्यादा गंदे हो जाएंगे। लेट मी कंक्लूड ओवर दिस। आपको मैक्सिमा और मिनिमा तो ढूंढना आता ही है। पोटेंशियल एनर्जी का अगर मिनिमा है तो वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मिनिमा वाला कह रहा है मैं सबसे गिरा हुआ आदमी हूं, मेरे दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी मेरे से ज्यादा है, तो पार्टिकल मेरे ही यहां रहने की चेष्टा करेगा क्योंकि आई एम एट द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। और ये टकलेक सर पे संतरा, ये कह रहा दोनों तरफ मोटिवेशन है जाने का। वाई विल इट स्टे देयर? वो तो फंस गया है, वो तो फंस गया है बाई चांस, मौका मिलते अभी भगेगा देखो। और इसीलिए कई बार लोग आपने देखा होगा बैडमिंटन रैकेट ऐसे हाथ पे यूं करके करते रहते हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आई एम डूइंग समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। हाथ पे ऐसे बैडमिंटन का रैकेट टिकाना कोई नॉर्मल थोड़ी है। ऐसे ऐसे रखते डंडे को यूं करके ऐसे पकड़ के आप एक बैडमिंटन रैकेट को उल्टा लटका रखा है, वो तो ठीक ही है। समबडी ट्राइंग टू कीप अ बैडमिंटन रैकेट ऑन हिज हैंड लाइक दिस, ये डंडा है, ये अपने, ये उसका हाथ है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
इसको वो सेट करके रखे हुए ऐसे ऐसे ऐसे। एक आदमी कह रहा मैंने ऐसे पकड़ रखा बैडमिंटन रैकेट यहाँ ऊपर से, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई कला है क्या? अगर तेरा बैडमिंटन रैकेट मैंने स्विंग करके साइड में भी ले लिया तो भी वापस चला जाएगा वहाँ, लेकिन ये टेढ़ा हो गया तो क्या होगा? तो गिर जाएगा नीचे। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल। एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसमें न तो कढ़ाई होती है न टकला होता है, चपटा होता है। इसको तोक के एक आदमी यहां रख दे, फिर कह रहा गया नहीं सर, क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, पोटेंशियल एनर्जी सेम एवरीवेयर एंड माइंड इट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा पता है? ऐसा। इसके भी तो स्लोप जीरो है, बट इसमें ससुरा स्लोप सब जगह ही जीरो है। तो इक्विलिब्रियम बगल वाले पॉइंट पे ले गया, वहां भी इक्विलिब्रियम, यहां ले गया वहां भी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दे इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम, सब जगह इक्विलिब्रियम ही है। आप पूरी बेंच पे शिफ्ट होते रहो जब तक बेंच खत्म नहीं होगी और फिर शिफ्ट हो जाओ आगे, देन यू विल फॉल। ठीक है? सो दैट इज ऑल।